हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हम पढ़ चुके हैं जिसमें कि 1905 में हुआ स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में और 1907 में हुई सूरत स्प्लिट और उसी के साथ साथ जो मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आई जो 1909 में जिन्होंने मुस्लिम्स को एक प्रकार से सेपरेट इलेक्टोरेट्स का दिया और सेपरेट इलेक्टोरेट्स के रूप में उन्हें एक नया जो राइट था वो दिया और साथ ही में जो हमारे जो इंटेलिजेंशिया थे उनको एक प्रकार से पागल बनाया या फिर उन सबको एक प्रकार से बेवकूफ़ बनाया या फिर अपना एक जो मोटिव था अपना मकसद पूरा करने का वो उन्होंने स्थापित किया। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि जब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ मतलब जो आगे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का क्या फेज रहा और क्या उसकी आगे आगे के रीजन्स रहे, जैसे कि जब सूरत स्प्लिट हुई 1907 में तो लगभग लगभग सभी रिवोल्यूशनरीज या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो एक प्रकार से खत्म हो चुके थे, उनको अरेस्ट किया जा चुका था या फिर वो जेल में थे या फिर वो एक प्रकार से जैसे कुछ तो एब्रोड चले गए थे और उसी के साथ में जैसे कि अरबिंदो घोष और बंकिम चंद्र पाल जैसे जो मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो एक प्रकार से वो रिटायर्ड हो चुके थे। तो जिसके बाद में 1907 के बाद जब सूरत स्प्लिट हुई तो उसके बाद में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का फेज चला जो कि 1917 तक कंटिन्यूसली चला, जिसमें कि आज हम पढ़ते हैं कि जो अलग अलग स्टेट्स थे और अलग अलग जो प्रोविंसेस थे वहाँ पर किस प्रकार की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी और किस प्रकार से लोग आगे वर्क कर रहे थे भारत को आज़ाद करवाने के लिए, जिसमें आज हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 13 की जो है कि फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन 1907 टू लेके 1917 तक। जिसके बाद में हम बात करते हैं वाई द सर्ज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की क्या क्या ऐसी वजह रही जिनकी वजह से जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी वो एक प्रकार से अचानक से पैदा हुई और उसकी मेन अगर हम प्रोडक्ट हम उसका मेन अगर हम कारण माने तो वो था कि जो ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म में हुआ जो कि 1903 से स्टार्ट हुआ था, लगभग अगर हम माने तो जो बंगाल का पार्टीशन था उससे स्टार्ट होके वो कंटिन्यूसली आगे लगभग हमारी आज़ादी तक ये एक रिवोल्यूशनरी या फिर मिलिटेंट नेशनलिज्म का एक प्रकार से जो ग्रोथ होती ही रही और वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लगे थे। तो इस वजह से जो मिलिटेंट जो नेशनलिज्म थे वो एक प्रकार से ग्रोथ उनकी हो चुकी थी और वो लगभग ग्रोइंग फेज में थे, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जो अपने राइट्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा मानने लगे थे और साथ ही वो इंडिया को एक प्रकार से सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर में देखना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने कंटिन्यूसली अपनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उनको कंटिन्यूसली रखा और उसके बाद में बात करते हैं कि फर्स्ट पेज स्टार्ट हुआ जिसमें कि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट एक प्रकार से खत्म हुआ। उसके साथ साथ उसके जो जब स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का एंड हुआ 1907 1908 में और उसके साथ कंटिन्यूड वो रहा 1917 तक, जब जो उसके बाद में गांधी जी ने आके जो अब मूवमेंट्स को आगे बढ़ाया। जिसके बाद में बात करते हैं सेकंड फेज की जो कि एक प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जब फॉल आउट हुआ उसके बाद में स्टार्ट हुआ था। तो ये अलग अलग जो फेज थे वो स्टार्ट हुए और साथ ही में अलग अलग जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उनके लिए अलग अलग प्रोसेस होता रहा। जिसके बाद में बात करते हैं रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती थी या फिर क्या क्या इनके मेन मकसद थे, जिसमें कि जैसे वांटेड टू क्रिएट वायलेंट मास रिवोल्यूशन, एक प्रकार से बहुत बड़े एक रिवोल्यूशंस पैदा करना चाहते थे और साथ ही में जो आर्मी थे आर्मी की जो लोकलिटीज या फिर आर्मी की जो लॉयल्टीज एक प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उसको अपनी तरफ कन्वर्ट करना चाहते थे और साथ ही में जो अनपॉपुलर ऑफिशियल से उनको असैसिनेशन किया जाता था ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके ऊपर एक प्रकार से फोर्स हो या फिर एक प्रकार से वो अंडर प्रेशर में आए कि हमें भी इनको स्टॉप करना चाहिए, फिर इनकी मांगे माननी चाहिए, जिससे कि जो ये अनपॉपुलर ऑफिसर्स हैं उनकी क्योंकि उनकी ज़्यादा सिक्योरिटीज भी नहीं होती थी और साथ में उनके ऊपर अटैक करना भी आसान होता था, उनकी हत्या करना भी आसान होता था। इस वजह और अगर हम बात करें नेक्स्ट कंडक्टिंग स्वदेशी डेकोस टू रेज फंड, जो अगर उनके पास फंड्स की कमी होती तो फंड्स की कमी के लिए को पूरा करने के लिए वो डेकोटीज करते थे, जिसमें कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के खजानों को लूटना, ब्रिटिश ट्रेजरीज को लूटना इनका ये काम था। जिसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है सर्वे ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल की फर्स्ट टाइम अगर किसकी हम जिस प्रोविंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो मेनली बंगाल के अंदर चल रही थी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अब अगर हम बंगाल में अगर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात करें जिसमें कि फर्स्ट अगर रिवोल्यूशनरी ग्रुप था वो ऑर्गेनाइज किया गया था बाई जनेंद्र नाथ बसु जो कि 1902 में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद में हम बात करते हैं कलकत्ता में अनुशीलन समिति की भी स्थापना की जो कि प्रमोथा मित्तर के द्वारा की गई थी। अप्रैल 1906 में अनुशीलन अनुशीलन जो ग्रुप था, अनुशीलन समिति थी, उसके अंदर दो नए जो मेंबर्स थे वो थे बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता। उन्होंने वीकली एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम युगांतर रखा गया और साथ ही में जो बेरिसाल कॉन्फ्रेंस या फिर उसकी जो ब्रुटलिटीज हुई पुलिस की ब्रुटलिटीज के खिलाफ बेरिसाल जो कॉन्फ्रेंस हुई जो कि 1906 में हुई, जिसमें युगांतर ने लिखा था कि ये जो जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं या फिर इन जो प्रॉब्लम से हमें छुटकारा पाना है तो उसकी जो रेमेडीज हैं वो केवल पीपुल्स के पास ही है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो रास बिहारी घोष और सचिन शाहनाल तो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी ऑर्गेनाइज की थी जो कि दिल्ली और यूपी के फार फ्लंग एरियाज में
थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1907 में जो एक युगांतर ग्रुप था उसने सर फुलर के ऊपर एक प्रकार से उनकी हत्या करने का भी प्रयास किया। दिसंबर 1907 में जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर थे, वो ट्रेन में जब यात्रा कर रहे थे तो उनके ऊपर भी एक प्रकार से अटैक किया गया। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक एक कैरिज के ऊपर या फिर एक वाहन के ऊपर उन्होंने बॉम्ब डाला, जिसकी वजह से उसके अंदर एक प्रकार से जज किंगफोर्ड थे जो मुजफ्फरपुर के एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट जज थे, वो ट्रेवल कर रहे थे, तो उनके ऊपर जब बॉम्ब डाला तो इस वजह से उसमें खुद वो जो जज थे उनकी तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो दो ब्रिटिश लेडीज थी उनकी डेथ हो गई उसमें। उसकी वजह से जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने खुद को वहीं पे ही सुसाइड कर लिया, और जो खुदीराम बोस थे उनको ट्राइड किया गया और बाद में उनको हैंग किया गया, मतलब फांसी दे दी गई। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि जो घोष ब्रदर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया, जो कि अरविंदो घोष और बरिंदर घोष थे, जिनको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के अंडर में उनके ऊपर केस चलाए गए। और अगर हम बात करें तो इस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस को एक प्रकार से मानिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या मुरारी मुरारी पुकार कॉन्स्पिरेसी केस के रूप में भी जाना जाता है। चित्रंजन दास ने अरविंदो घोष को डिफेंड किया, एक प्रकार से वकील के रूप में उन्होंने उनको डिफेंड किया और उनको वहां से छुड़ा लिया, फिर उस केस से उन्हें बचा लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं जो बरिंदर कुमार घोष हैं, वो एक प्रकार से जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की, उसके मैन अगर हेड के बारे में बात करें तो वो थे बरिंदर कुमार घोष। उलास्कर दत्ता थे, वो एक प्रकार से बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे और साथ ही में उसकी शिक्षा भी देते थे, जिनको बाद में पेनल्टी के ऊपर लाइफ प्रिजन दी गई, जिसको फिर बाद में पेनल्टी के ऊपर उन्हें छोड़ दिया गया। और अगर हम बात करें फरवरी 1909 में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, उनकी हत्या कर दी गई, जो कि कलकत्ता में की गई। फरवरी 1910 में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनको उनकी भी हत्या कर दी गई, जो कि जब वो कलकत्ता हाई कोर्ट से बाहर निकल रहे थे एक केस के बाद, तो उनकी वहां से हत्या कर दी गई। जिसके बाद हम बात करते हैं 1908, जिसमें कि 12 डेकोटी में जो ढाका अनुशीलन समिति थी वो पुलिन दास के अंडर में 12 डेकोटी की गई। इसके बाद हम बात करते हैं रासबिहारी घोष की और सचिन सान्याल की, जो कि एक प्रकार वॉइसरिंग होर्डिंग थे, जब वो दिल्ली में अपनी एक यात्रा के लिए निकल रहे थे, उन्होंने उनके ऊपर बॉम्ब अटैक किया, लेकिन वो बच गए। इस वजह से अगर हम बात करें, वसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी, इन सभी को एक प्रकार से कॉन्स्पिरेसी के अंदर एक कॉन्विक्ट किया गया और साथ ही में उनको एग्जीक्यूट भी किया गया और साथ में इनको एक प्रकार से खत्म कर दिया गया। और उसके बाद में बात करते हैं वेस्टर्न अनुशीलन समिति लीडर, जो कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी, बाघा जतीन, जिनको बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने एक बार एक बाघ से रक्षा की थी, तो इस वजह से इनको बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था। और उन्होंने जुगांतर ग्रुप के नाम से, क्योंकि अगर हम बात करें युगांतर ग्रुप की, तो वो ईस्टर्न अनुशीलन समिति का एक मेंबर था जो कलकत्ता से थी, और यह था जुगांतर ग्रुप, जो कि बाघा जतीन के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। अगर हम बात करें नेशनल जिम्मरमैन प्लान, जिसमें कि जो जर्मन एक प्रकार से जर्मन्स थे वो जुगांतर पार्टी को जर्मन आर्म्स और अम्यूनिशन सप्लाई कर रहे थे, लेकिन एक प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई और इस इन्फॉर्मेशन के लीक होने की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको मालूम चला, और उन्हें मालूम चला कि जो बाघा जतीन है वो बालासोर के अंदर आर्म्स की जो डिलीवरी है उसकी वेटिंग कर रहे हैं। तो पुलिस ने उनके ऊपर अटैक किया, वहाँ पे गन फाइट हुई रिवोल्यूशनरीज और पुलिस के बीच में, और जतिन की हत्या हो गई, या फिर जतिन वहाँ पे मार दिया गया। जतिन को वो की सितंबर 1915 में जतिन को मार दिया गया। इसके बारे में बात करते हैं कि इसके लिए अलग अलग न्यूज़पेपर्स भी चले, जैसे कि न्यूज़पेपर्स थे बंगाल संध्या एंड युगांतर। उसके बाद हम बात करें कि अगर बंगाल में अगर हम बात करें तो वो थे संध्या और युगांतर, और अगर हम महाराष्ट्र में इसकी बात करें तो वो थे काल। जिसके बाद हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन थे ऐसे जिन्होंने इसको रिवोल्यूशन के रूप में लिया और साथ ही में उन्होंने इसको एक प्रकार से आगे बढ़ाया, जिसमें हम फर्स्ट बात करते हैं जो थे रामोसी पीजेंट रिवोल्ट हुआ, जो कि एक प्रकार से 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के के अंडर में लड़ा गया था, जिसमें कि 1890s में तिलक ने भी एक प्रकार से जो मिलिटेंट नेशनलिज्म को प्रोपोगेट किया, और उसी के साथ साथ उन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स थे और अपने जर्नल्स जिनको केसरी और महारथा थे वो उनके माध्यम से भी उन्होंने ये मिलिटेंट नेशनलिज्म या फिर एक प्रकार से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में उन्होंने प्रमोशन किया। जिसके बारे में बात करते हैं कि उन्होंने जो दो चापेकर भाई थे, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, उनको एक प्रकार से प्रमोट किया, जिससे कि उन्होंने जो प्लेग कमिश्नर थे पूना के रैंड, उनकी हत्या कर दी इस वजह से। और साथ ही में एक आईटी आयरेस्ट नाम से भी एक ऑफिसर थे, उनकी भी 1897 में हत्या कर दी। और क्योंकि उनका मेन कारण ये था कि एक प्रकार से जो प्लेग कमिश्नर थे वो जो वहाँ के जो लोकल पीपुल्स थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रुटेलिटीज कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे अंडर जो प्लेग की जांच के अंडर में। तो इस वजह से उनको तिलक के द्वारा कहा गया और तिलक के साथ ही में उन्होंने उसके ऊपर
जो रैंड थे उनकी हत्या कर दी। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि सावरकर थे, उन्होंने 1899 में मित्र मेला ऑर्गेनाइज किया, जो कि 1904 में एज ए अभिनव भारत एक नई सभा के रूप में जो उभरा, और साथ ही में उनको इस वजह से या फिर उनकी जो इन्हीं सभी कारणों की वजह से उनको लास्ट में आजीवन कारावास दिया गया और उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको भी छीन लिया गया। जिसके बाद हम बात करते हैं पंजाब में कौन कौन सी ऐसी जगह थी या क्या क्या मैन अगर प्रॉब्लम्स थी तो इसमें, क्योंकि पंजाब में कंटिन्यूसली फेमाइन चल रहे थे और फेमाइन चल रहे थे, लेकिन लैंड रेवेन्यू और इरिगेशन टैक्स थे वो कंटिन्यूसली इंक्रीज किए जा रहे थे। ना ही कोई किसी प्रकार से किसी जो लोकल जो जमींदार थे उनकी सुनी जा रही थी और ना ही एक प्रकार से जो वहाँ के जो पीपुल्स थे उनकी भी सुनी जा रही थी। इस वजह से पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और साथ ही में जो बेगार की प्रथा थी जो कि जमींदार के द्वारा चलाई जा रही थी, जो बेगारी प्रथा थी उसको भी प्रैक्टिस चल रही थी, तो इस वजह से भी पंजाब में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने इस सभी का प्रमोशन न्यूज़पेपर के अंदर, एक अपने न्यूज़पेपर पंजाबी के अंदर उन्होंने इस सभी का प्रमोशन किया। और साथ ही में जो अजीत सिंह थे उन्होंने एक सभा भी बनाई जो कि अंजुमान ए मोहसिन ए वतन इन लाहौर में उन्होंने एक प्रकार से एक नई सभा बनाई, जो कि 1913 में गदर रिवॉल्यूशन हुआ रासबिहारी बोस, जिसको भी एक प्रकार से उसमें कि वो एस्केप करने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहे और गदर रिवॉल्यूशन था उसमें उनकी फेलियर भी हुई। इस वजह से उन्होंने एस्केप किया यहाँ से, जो कि 1915 में जाके जापान में चले गए थे। जिसके बाद हम बात करते हैं जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो बाहर या फिर इंडिया के बाहर एब्रोड में किस प्रकार से चल रही थी, जिसमें कि हम फर्स्ट बात करते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा की, जो कि लंदन में थे। इन्होंने 1905 में इंडिया हाउस या फिर इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिन्होंने अपना एक जर्नल भी निकाला जिसको इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से जाना जाता है। और इनके मेंबर्स भी थे जैसे सावरकर और लाला हरदयाल इसी सोसाइटी या इंडिया हाउस के ही मेंबर थे। उसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं, वो है मदन लाल ढींगरा, जो कि 1909 में इन्होंने एक ब्यूरोक्रेट कर्जन वायली थी उनको असेसिनेट किया। और साथ ही में जो अलग अलग सेंटर्स जैसे पेरिस और जेनेवा में मैडम भिखाजी कामा थी, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन में अंडर वर्क कर रहे थे। तो ये अलग अलग रिवोल्यूशनरीज थे वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर भारत के लिए या फिर भारत की आज़ादी के लिए, भारत के लोगों के लिए वो वर्क कर रहे थे। अगर अभी इसमें हम सबसे बड़े उस समय के रिवोल्ट के या फिर 1907 से लेके 1917 तक जो भी अगर रिवोल्ट चले, सबसे बड़े रिवोल्ट था वो था गदर रिवोल्ट। उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप था उन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसको गदर नाम से जाना गया, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में रखा गया। जिसके अगर मेन मेंबर्स देखें तो वो एक्स सोल्जर्स और पीजेंट्स ही थे, एक प्रकार से जो यहाँ से माइग्रेट होकर यूएसए में जा चुके थे। और उनको ही हमारे यहाँ के जो पंजाबी भी थे वो भी यूएसए और कनाडा में वहीं पे माइग्रेट हो चुके थे। इस वजह से जब उनके ऊपर ब्रूटलिटी चल रही तो इस वजह से लाला हरदयाल यूएसए 1911 में वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने वहाँ पे जाके एक स्वदेश सेवक होम की स्थापना की जो कि वैंकूवर में उन्होंने इसकी स्टेब्लिश किया। और साथ ही में उन्होंने एक यूनाइटेड इंडिया हाउस की भी सिएटल में इसकी स्थापना की गई, जिसके बाद में 1913 में गदर को स्टेब्लिश किया गया। और साथ ही में जो असेसिनेशन ऑफ ऑफिशियल पब्लिक रिवोल्यूशनरीज एंड इम्पीरियलिस्ट लिटरेचर्स, इन सभी का असेसिनेशन स्टार्ट किया गया। लोकल जो क्रियाएं थी वो की गई। इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स थे लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सोरबा, बरकतुल्ला एंड भाई परमानंद, इसके अलग अलग मेंबर्स थे। और साथ ही में 1914 में कोमागाता मारू एक इंसिडेंट हुआ जिसका कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आउटब्रेक के साथ ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और ये प्रॉब्लम फाइनल में जाके एक प्रकार से गदर रिवॉल्यूशन को इसने जन्म दिया। जिसके बाद हम बात करते हैं कोमागाता मारू इंसिडेंट एंड द गदर, इसका क्या रिलेशन था, जिसमें हम बात करते हैं जो इसकी मेन सिचुएशन थी वो पंजाब में क्रिएट हुई क्योंकि एक शिप था, ये कोमागाता मारू एक शिप है जिसमें कि 370 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे जो कि सिख और पंजाबी मुस्लिम्स थे जो सिंगापुर टू वैंकूवर जा रहे थे। लेकिन जब वो वैंकूवर वहाँ पे पहुंचे तो कनाडियन अथॉरिटीज़ ने 2 मंथ्स तक उनको बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई वहाँ पे माइग्रेशन या फिर अंदर आने की परमिशन नहीं दी। वो वहीं पे ही बैंक के ऊपर ही बैठे रहे और साथ ही में उनको बिल्कुल ही एक अनसर्टेनिटी के माहौल में बैठे रहे। फिर 2 मंथ बाद में उनको वहाँ से निकाल दिया गया, वहाँ से फिर से रवाना कर दिया गया, जो कि वो सितंबर 1914 में कलकत्ता पहुंचे। और कलकत्ता पहुंचने के बाद में पुलिस और जो सिख्स के या फिर उसके अंदर जो पैसेंजर्स थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें कि 22 पर्सन्स की 22 लोगों की डेथ हुई। इस वजह से जब ये इंसिडेंट हुआ कोमागाता मारू, इस वजह से जो गदराइट्स से या फिर जो गदर ग्रुप के मेंबर्स थे उन्होंने सोचा कि हमें ब्रिटिश रूल को बाहर से हटाने के लिए हमें एक प्रकार से उनके ऊपर वायलेंट अटैक करना चाहिए। इस वजह से करतार सिंह सोरबा और
कसवर दयाल गुप्ता भारत में आए और साथ ही में जो रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल थे उन्हें इस वायलेंट अटैक की या फिर इस रिवोल्यूशन की उनको एक प्रकार से लीडरशिप दी गई। और साथ ही में उन्होंने अपने फंड्स को रेज करने के लिए उन्होंने पॉलिटिकली डेकोइटीज की, उन्होंने कंटिन्यूसली लूटा। और साथ ही में गदराइश ने फरवरी 21 को 1915 को एक डेट फिक्स की जिसमें वो जो फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी की जो गैरिसन है उनके ऊपर एक प्रकार से आर्म्ड रिवोल्ट करने वाले हैं। लेकिन ये प्लान लास्ट टाइम में फेल हुआ क्योंकि इसकी मेन वजह थी कि इसमें किसी ने ट्रेचरी की और इससे जो प्लान था इसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सब कुछ मालूम चल गया। इसके बाद हम बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ गदर्स। इसमें कि जो मिलिटेंट नेशनलिज्म था उसको एक प्रकार से कंप्लीटली सेक्युलर अप्रोच रखी गई क्योंकि जब सिक्स और अदर जैसे कि उसमें पंजाबीज थे लेकिन उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले जैसे बंगालीज भी थे, अदर जो स्टेट्स के थे तो वो भी गदर के अंदर मौजूद थे, तो वो भी इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। और इसके साथ साथ लेकिन ये एक प्रकार से जो गदर मूवमेंट था वो पॉलिटिकली और मिलिट्री एक प्रकार से फेल रहा। और इसके अगर हम बात करें कि रिवोल्यूशनरी जो यूरोप में कौन कौन थे ऐसे जो यूरोप में वर्क कर रहे थे इसके लिए गदर के लिए, तो 1915 में एक बर्लिन कमेटी हुई जिसमें कि इंडिया इंडिपेंडेंस जो बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस रखी गई जिसमें कि वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता और लाला हरदयाल जैसे अलग अलग मेंबर्स थे। इसके बाद में हम बात करते हैं म्यूटिनी इन सिंगापुर, जिसमें कि सिंगापुर में अलग एक म्यूटिनी हुई, भारत के अब्रोड में एक म्यूटिनी हुई जिसकी बात करते हैं हम। तो फरवरी 15 1915 को पंजाबी मुस्लिम्स थे उनकी 5th लाइट इन्फेंट्री और 36 बटालियन अंडर जमादार चिश्ती खान के अंदर में और जमादार अब्दुल रानी एंड सूबेदार सैयद खान के अंडर में ये एक म्यूटिनी रची गई। और उसके बाद में एक प्रकार से जो सिंगापुर जो ब्रिटिश जो वहाँ की आर्मी थी उसके द्वारा उसको क्रश कर दिया गया। जिसके बाद हम बात करते हैं इसके इन जो डिक्लाइन था इसके कि इसका मेन डिक्लाइन का क्या कारण था। तो इसके हम बात करते हैं कि मैन अगर रीजन माने तो इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जिसमें ये जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया गया और साथ ही में जो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स थे उनको एक प्रकार से बिल्कुल कम कर दिया गया ताकि लोग अपना गुस्सा कम करें और साथ ही में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी हेल्प करे जिससे कि वो मैन और मनी के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी हेल्प करे। इसके बाद हम बात करें जो मोंटेग्यू के अगस्त 1917 का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, हम एक प्रकार से नया जो काउंसिल रिफॉर्म लेके आएंगे जिसकी वजह से जो 1919 में एक प्रकार से जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म आया उसका जन्म हुआ। इसकी वजह से जब ये मोंटेग्यू का जो अगस्त 1917 का जो स्टेटमेंट था इसकी वजह से इसका जन्म हुआ। तो इस वजह से जो एक प्रकार से जो अलग अलग लोग थे या फिर जो मॉडरेट्स थे और जो फिर कांग्रेस के अगर मैन मेंबर्स की बात करें तो एक प्रकार से जो ग्रुप्स थे इनसे वैसे ही दूर थे क्योंकि वो बिल्कुल भी एक प्रकार से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को पसंद नहीं किया करते थे। और जब उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में मालूम चला तो उन्होंने फिर से एक उम्मीद ब्रिटिश गवर्नमेंट से लगा ली कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ करेगी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट्स का हमेशा एक ही काम था कि वो केवल और केवल टाइम कंज्यूम करने का काम करती थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। इस वजह से उन्होंने फिर से 1919 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया जिसे मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म नाम से जाना गया, तो उसमें फिर से सभी को एक प्रकार से बेवकूफ़ बनाया और उन्होंने फिर से अपना ही एक गुणगान किया। इसके बारे में हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और तो आज हमने पढ़ा कि जो 1907 टू लेकर 1917 तक जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी जैसे गदर जैसे मूवमेंट्स थे, काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं जिनका एक प्रकार से वो फेल हुए। लेकिन अगर हम देखें तो इनका जो ग्राउंड लेवल पे जो इनका इम्प्लीमेंटेशन था या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर इनका जो इफेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहा। तो इसके बारे में आज हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो लोकमान्य तिलक थे वो 1914 में रिलीज हुए। उसके बाद में उन्होंने और एनी बेसेंट ने मिलके एक नया जो लीग बनाया या फिर नया ग्रुप बनाया जिसे होम रूल लीग नाम से जाना जाता है। और साथ ही में उन्होंने फिर बाद में कैसे होम रूल मूवमेंट भी उन्होंने स्टार्ट किया उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।